एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं हमारे पास? एंटीऑक्सीडेंट्स ऐसे जो हमारे बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स होते हैं उन्हें प्रिवेंट करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं ऑल्टरनेटिव, उसे हम कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर जब अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन का प्रोसेस होता है, तो ये आपको इस डायग्राम के जरिए देखें तो इस डायग्राम में दिखाया गया कि किस तरह इलेक्ट्रॉन्स मूव जो उनसे वो छोड़ देते हैं अपनी जो हमारा एक लेयर बनी होती है उसमें से किस तरह निकलना शुरू हो जाते हैं, रिमूव होना स्टार्ट हो जाते हैं, और उसकी जगह पे जो फ्री रेडिकल्स हैं वो एक चेन रिएक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी बॉडी है वो उसमें एजिंग हो जाती है और बहुत सी डिजीज़ वगैरह कॉज हो जाती हैं। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो इनहिबिट करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स, उन्हें हम क्या कहते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स। हमारी बॉडी में अगर हम इधर इसकी सेकंड डेफिनेशन है उसको अगर हम देखें तो वो हमारे पास ये होगी कि एंटीऑक्सीडेंट ऐसा कोई भी मटेरियल जो कि यूज़ होता है प्रिवेंट करने के लिए फ्री रेडिकल और टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ फ्री रेडिकल्स, उन्हें हम कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। अब हमारे पास जो फ्री रेडिकल जो हम कह रहे हैं बहुत ज़्यादा हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए, एजिंग को काज करते हैं, वो कौन कौन से हो सकते हैं? वो हमारे पास हाइड्रोक्सी रेडिकल्स हो सकते हैं, OH डॉट जिन्हें कहते हैं, सुपर ऑक्साइड एनायन रेडिकल्स हो सकते हैं, O2 ऊपर डॉट और साथ माइनस का साइन होता है यानी कि रेडिकल हो गया ना, सिंगलेट ऑक्सीजन हो सकती है, हाइड्रोजन पर हो सकते हैं, H2O2 जिन्हें कहते हैं, लिपिड पर फ्री रेडिकल हो सकते हैं, LOO नेगेटिव जिन्हें हम कहते हैं, उसके बाद नाइट्रिक ऑक्साइड्स हो सकते हैं, अलॉक्सी रेडिकल्स हो सकते हैं और पर हो सकते हैं। अब हमारी बॉडी में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़, जिस तरह हमने पहले इसके ऊपर बात कर सकते हैं कि एक होती है एक्टिव ऑक्सीजन और एक होती है रिएक्टिव ऑक्सीजन। एक्टिव ऑक्सीजन हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होती है, लेकिन रिएक्टिव ऑक्सीजन ऐसी होती है जो कि रिएक्ट करना स्टार्ट कर देती है और चेन रिएक्शन करना स्टार्ट कर देती है। तो जो रिएक्टिव ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स को बनाना शुरू कर देती है और हमारी बॉडी के अंदर इसकी जनरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, और जो हमारी बॉडी के बाहर होती है वो पोल्यूशन की वजह से होती है, या सोर्सेज हो सकते हैं डिफरेंट लाइक एक्सपोजर ऑफ द सन और पोल्यूशंस, या फिर वो लोग जो कि इस तरह की चीज़ों को यूज़ करते हैं लाइक अल्कोहलिक चीज़ों को यूज़ करते हैं, बेवरेजेस, अनहेल्दी फूड, सिगरेट वगैरह यूज़ करते हैं, उनकी जो से रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ जो है ना उनकी बॉडी के अंदर जो बढ़ना शुरू हो जाती है, उनकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद हमारे पास सम डिफरेंट टाइप्स के जो एंटीऑक्सीडेंट्स यूज़ करते हैं वो वाटर सोलुबल एंटीऑक्सीडेंट भी हो सकते हैं, लिपिड सोलुबल भी हो सकते हैं, नॉन एंजाइमेटिक भी हो सकते हैं और एंजाइम वाले भी हो सकते हैं। जो वाटर सोलुबल हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट होते हैं उनकी सोलुबिलिटी ज़्यादा होती है, और जो बायो एंजाइमेटिक और नॉन एंजाइमेटिक होते हैं इनकी बायो एक्टिविटी ज़्यादा होती है। अब जो हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट लाइक वाटर सोलुबल है इसमें यूरिक एसिड आ जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड आ जाता है, ग्लूटाथायोन आ जाता है, उसके बाद एन एसिटाइल सिस्टाइन आ जाता है। जो हमारे पास लिपिड सोलुबल्स हैं उसमें बीटा कैरोटीन आ जाता है, लाइकोपीन आ जाता है, विटामिन ई आ जाता है। जो हमारे पास इंजाइम के रिलेटेड होते हैं, इंजाइमेटिक है, उनमें हमारे पास CAT यानी कि कैटालेज आ जाता है, ग्लूटाथायोन एस ट्रांसफरेज आ जाता है, ग्लूटाथायोन पेरोक्सिडेज आ जाता है, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज आ जाता है। नॉन एंजाइमेटिक में हमारे पास कैरोटीनॉइड्स आ जाता है, फ्लेवाइड्स आ जाते हैं, उसके बाद क्यूमरीन आ जाता है और स्कॉर्बिक एसिड आ जाता है। तो ये हमारे पास स्कॉर्बिक एसिड वाटर सोलुबल भी है और स्कॉर्बिक एसिड नॉन एंजाइमेटिक मॉलिक्यूल भी है। अब हम देखते हैं कि किस तरह हमारे पास जो एंजाइम्स होते हैं वो अपना मैकेनिज़्म शो करते हैं। सबसे पहले इनका काम होता है ये प्रिवेंट करते हैं, इनहिबिट करते हैं जो हमारे पास चेन रिएक्शन स्टार्ट हुआ होता है, यानी कि फ्री रेडिकल्स मिलकर चेन रिएक्शन करे होते हैं उसको ये रिमूव करते हैं। सेकंड ये क्या करते हैं? सिक्वेंज करते हैं फ्री रेडिकल को, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि ये प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं हमारी बॉडी को, जो चेन रिएक्शन हो रहा होता है उसे रोक देते हैं, और उसकी जगह पर जिस तरह एक इमारत जहाँ पर टूटी हुई होती है वहाँ पर इसकी रिकन्स्ट्रक्शन होना वो स्टार्ट कर देते हैं। ये जो डिफरेंट एंजाइम्स हैं वो रिमूव करना शुरू कर देते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ को, यानी कि हर स्पेसिफिक एंजाइम स्पेसिफिक हम एंटीऑक्सीडेंट यूज़ करते हैं स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए या स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए हम उन्हें यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं कि टाइप ऑफ एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम क्या क्या हो सकती है। हमारे पास 3 मेन टाइप्स होती हैं एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम की। इंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स हो सकते सिस्टम हो सकता है, विटामिन एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम हो सकता है और मिनरल एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम हो सकता है। जो हमारे पास एंजाइम एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम होता है इसका मतलब क्या होता है? इसमें हम 3 डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स को यूज़ करते हैं जो कि क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय करते हैं पेरोक्साइड रेडिकल्स और हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इस तरह मैंने आपको बताया कि डिफरेंट टाइप्स के रेडिकल्स होते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड होते हैं सिंगलेट ऑक्सीजन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स, सुपर हाइड्रोजन ऑक्साइड्स होते हैं, और डिफरेंट टाइप्स के ऊपर हमने पढ़े हैं रेडिकल्स हैं। तो डिफरेंट एंजाइम रेडिकल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो कि एजिंग काज कर रहे हैं या डिजीज़ काज कर रहे हैं उनके लिए हम डिफरेंट टाइप्स
टाइप्स के एंजाइम यूज़ करते हैं। उसमें हमारे पास सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज भी आ सकता है, कैटालेज आ जाता है, ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज भी आ सकता है। अब हम देखते हैं ये थोड़ा सा उनके बारे में लिखा हुआ है कि जो हमारे पास ये विटामिन्स वगैरह का लिखा हुआ है, ये हम इसको बाद में करते हैं। इससे आगे हम आ जाते हैं यहाँ पे। हमारे पास सबसे पहले आ जाता है एंजाइम ऑक्सीडेशन सिस्टम में, जिस तरह हमने ये 3 एंजाइम पढ़े हैं, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, कैटालेज और ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज पढ़े हैं। तो अब हमारे पास हम देखते हैं कि ये अपना किस तरह काम करते हैं। जिस तरह ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज है, ये हम इनका रिएक्शंस देखेंगे कि ये किस तरह हमारी बॉडी के लिए इफ़ेक्टिव होते हैं, किस तरह ये फ्री रेडिकल्स को सिक्वेंस करते हैं। सबसे पहले आ जाता है सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज का काम क्या होता है, ये कन्वर्ट करता है हाई रिएक्टिव जो हमारे पास सुपर ऑक्साइड रेडिकल्स होते हैं, O2 नेगेटिव रेडिकल जिसके ऊपर बना होता है, इसको लेस टॉक्सिक हाइड्रोजन परऑक्साइड में कन्वर्ट करता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड भी तो एक रेडिकल ही है, लेकिन वो एज़ कम्पेयर टू दी हाइड्रोजन जो सुपर ऑक्साइड रेडिकल है उसकी निस्बत कम जो टॉक्सिक है, तो उसमें ये कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या करेंगे कि सुपर ऑक्साइड का रिएक्शन होगा 2H पॉजिटिव के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, और ये से कन्वर्ट कर देगा सुपर हाइड्रोजन परऑक्साइड में और साथ ऑक्सीजन बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड आ जाता है रिएक्शन, वो आता है, हमने पढ़ा 3 टाइप पढ़े ना, कैटालेज, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज और ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज। सेकंड पे हमारे पास आ जाता है कैटालेज। कैटालेज का क्या काम होता है, ये जो हाइड्रोजन परऑक्साइड जो हमारे पास सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज की प्रेजेंस में सुपर ऑक्साइड से बना हुआ है, ये इसको कन्वर्ट कर देता है वाटर के अंदर। कैटालेज एंजाइम का काम होता है सिक्वेंज करना, यानी कि प्रोटेक्ट करना हाइड्रोजन परऑक्साइड से। तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड को कन्वर्ट कर देता है वाटर और ऑक्सीजन के अंदर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज। जो ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज एंजाइम होता है, इसका काम होता है, ये सेलेनियम कंटेनिंग कंपाउंड, यानी कि इसमें एसिलिनियम ऐड होता है, और ये हम इसे रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं। ग्लूटाथायोन को परऑक्सीडेज ग्लूटाथायोन में कन्वर्ट हो जाता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, और ये हमारे पास जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है और लिपिड हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है, LOO रेडिकल और हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, इसको क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, इसकी रिडक्शन कर देता है, और हमारे पास सिंपल इसको कन्वर्ट कर देता है वाटर के अंदर। अगर हम इसे मैं थोड़ा सा इसको आपको दिखाऊं, तो इसमें आपने देखा होगा ये हमारे पास H2O2 है, यानी कि हाइड्रोजन परऑक्साइड है। इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज ये इसे कन्वर्ट करते हैं इनटू दी वाटर में। और ये जिस तरह मैंने आपको कहा सेलेनियम कंटेनिंग कंपाउंड है, हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ग्लूटाथायोन होता है, ये रिड्यूस होकर कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीडाइज ग्लूटाथायोन में, यानी कि 2GSH था जो कन्वर्ट हो गया GSSG में। अब क्या होगा, जो हमारे पास रिड्यूस ग्लूटाथायोनियन है, वो क्या करेगा, वो रिड्यूस ग्लूटाथायोन है, वो जो हमारे पास लिपिड ऑक्साइड्स हैं, जो कि एक फ्री रेडिकल है, उसको साथ रिएक्ट करता है और उसे कन्वर्ट कर देता है हाइड्रोक्सी लिपिड एसिड में, साथ वाटर का मॉलिक्यूल बन जाता है, और साथ हमारे पास ऑक्सीडाइज फॉर्म में ग्लूटाथायोन आ जाता है। ये आपको इधर इतना ज़्यादा क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा, तो इसमें मैं एक और ऐड कर दूंगी इसके अंदर पिक्चर, ताकि आपको क्लियर हो जाए। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं विटामिन्स ऑक्सीडेंट सिस्टम। पहले हमने ये एंजाइम ऑक्सीडेंट सिस्टम पढ़ा, जिसमें हमारे पास 3 आते हैं, एक सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज आता है, कैटालेज आता है, ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज आता है। अब उसके बाद आ जाता है विटामिन एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम। इसमें हम डिफरेंट टाइप्स के जो एंजाइम्स है वो यूज़ करते हैं। टोकोफिरोल यूज़ करते हैं, विटामिन ई को ही टोकोफिरोल कहते हैं, बीटा कैरोटीन विटामिन ए को कहते हैं, स्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी को करते हैं। इनका काम सिंपल यही है कि कोई भी हमारे पास फ्री रेडिकल आता है, लाइक लिपिड परऑक्साइड्स रेडिकल है, ये क्या करेगा, विटामिन के साथ विटामिन रिड्यूस फॉर्म में होगा, यानी कि उसके साथ हाइड्रोजन होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को कहते हैं ना रिडक्शन। तो हमारे पास रिड्यूस विटामिन ई होगा, इसके साथ ये रिएक्ट करके टोको हाइड्रोक्सी रेडिकल बना देगा, यानी कि LOOH बन जाएगा, और E पॉजिटिव जो हमारे पास विटामिन है वो एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसी तरह हमारे पास जो विटामिन सी और यानी कि स्कॉर्बिक एसिड और बीटा कैरोटीन है, वो भी डिटॉक्सीफाई करते हैं ऑक्सीजन इंटरमीडिएट्स को सेल, यानी कि बॉडी के अंदर जहाँ पे एंटी एजिंग हो रही होती है, हम विटामिन को यूज़ करते हैं, एजिंग हो रही होती है, विटामिन को यूज़ करते हैं, जो कि एंटी एजेंट्स के तौर पर यूज़ करते हैं, जहाँ पर ये टॉक्सिसिटी अपनी काज करे तो उन्हें रिमूव करते हैं। सिर्फ एजिंग के लिए नहीं, और भी डिफरेंट डिजीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद आ जाता है मिनरल एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम। मिनरल एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम में हम एंटीऑक्सीडेंट जो एंजाइम डिफरेंट टाइप्स के मिनरल्स को हम यूज़ करते हैं, जो कि एज आ एंटीऑक्सीडेंट वर्क करते हैं, लाइक मैग्नीज, कॉपर, जिंक, सेलेनियम। ये सारी जो सी होते हैं ना, ये ये क्या करते हैं, ये एक्टिविटी जो सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज है, इसकी एक्टिविटी को इन्हांस करते हैं, यानी कि जो ये हमारे पास विटामिन्स के साथ ही हम इन्हें यूज़ करते हैं, विटामिन्स के साथ ही उनकी
की एफिशिएंसी को इन्हांस करते हैं कि वो जल्दी से जाएं और उस एरिया को जो कि डिस्ट्रॉय हो रहा है या टॉक्सिसिटी जहाँ पे बढ़ गई है उसे वो कम करते हैं। अब अगर हम देखें तो ये टेबल के अंदर डिफरेंट रिएक्टिव स्पीशीज़ हुई हैं और डिफरेंट एंटी ऑक्साइड्स का एक टेबल बना हुआ जिसमें हमने देखा कि सुपर ऑक्साइड फ्री रेडिकल्स और हाइड्रोक्सी फ्री रेडिकल्स को रिमूव करने के लिए हम सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज को, विटामिन ए और बीटा कैरोटीन को यूज़ करते हैं। हाइड्रोजन परऑक्साइड के लिए हम कैटालेज को, ग्लूटाथायोन और परऑक्सीडेज को यूज़ करते हैं। लिपिड परऑक्साइड के रिएक्टिव ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए, रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए जो हमारे पास वो लेयर है, हम ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज को यूज़ करते हैं। और परऑक्सी फ्री रेडिकल ROO रेडिकल्स के लिए हम विटामिन ई और सी को यूज़ करते हैं। अब हम पढ़ते हैं प्रो ऑक्सीडेंट एक्टिविटी। प्रो ऑक्सीडेंट एक्टिविटी में ये होता है कि एक्सीडेंट जो हमारे पास ऑक्सीडेंट होता है ना, जिसे हम करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, अपन जिस तरह पढ़ा कि ये हमें क्या करते हैं एज आ रिड्यूसिंग एजेंट काम करते हैं, यानी कि रिडक्शन कर देते हैं जाके वहाँ पे। तो जब हम इन्हें यूज़ करते हैं एज आ रिड्यूसिंग एजेंट, हम इन्हें यूज़ करते हैं। हमने पढ़ा कि खुद रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाए और दूसरे को रिड्यूस कर दे, उसे कहते हैं ना रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये क्या करेंगे, ये भी एज अ प्रो ऑक्सीडेंट, जो जितने भी एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो प्रो ऑक्सीडेंट यूज़ होते हैं। लाइक विटामिन सी, ये क्या करेगा, इट रिड्यूस ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस, ये ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस रिड्यूस कर देगा ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस को। जिस तरह हाइड्रोजन परऑक्साइड है, हाइड्रोजन परऑक्साइड को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। और इट विल आल्सो रिड्यूस मेटल आयंस डेट जनरेट, और दूसरे मेटल्स आयन जिस तरह जो कि फ्री रेडिकल को काज कर रहे होते हैं उन्हें भी रिड्यूस कर देगा। खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा और दूसरे को रिड्यूस कर देगा। रिड्यूसिंग एजेंट का यही काम ना, खुद ऑक्सीडाइज हो जाना, दूसरे को रिड्यूस कर देना। तो ये क्या करेगा, देखें जिस तरह Fe3+ था, अब ये क्या करेगा, ये इससे बन गया Fe2+, यानी कि इसमें क्या हो गई है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गई। तो सॉरी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई है इसके अंदर। तो इसने इसको क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। 3+ था ना, तो फिर 2+ हो गया। और फिर हाइड्रोजन परऑक्साइड है, देखें वो कन्वर्ट हो गया OH नेगेटिव के अंदर, हाइड्रोक्सल के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो ये इस तरह हम कहते हैं कि जो परऑक्सीडेंट होता है ना, परऑक्सीडेंट एक्टिविटी वो होती है कि जो भी एंटीऑक्सीडेंट यूज़ करें वो उसके अंदर रिड्यूसिंग कैपेबिलिटी हो, इनके वो खुद ऑक्सीडाइज हो, जो खुद रिड्यूस हो जाए, ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस को रिड्यूस कर दे और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। तो ये हमारे पास हम प्रो ऑक्सीडेंट इसकी एक्टिविटी होती है, जिसके ज़रिए ये उनके इफेक्ट को कम करते हैं। जिस तरह फेंटॉन रीजन में हमने आयरन 3+ को यूज़ किया, तो ये इसमें एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर देंगे और Fe2+ में वो कन्वर्ट हो जाएगा। और जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोक्सल आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम एंटीऑक्सीडेंट की एक्टिविटी को डिटरमिन करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के मेथड यूज़ करते हैं। ओरेक मेथड यूज़ करते हैं, जो ऑक्सीजन रेडिकल एब्सॉर्बेंस कैपेसिटी मेथड कहते हैं। उसके बाद ट्रैप मेथड यूज़ करते हैं, टोटल रेडिकल ट्रैपिंग एंटीऑक्सीडेंट पैरामीटर मेथड इसे कहते हैं। टैक यूज़ करते हैं, ट्रोलेक्स इक्विवेलेंट ऑक्सीडेंट कैपेसिटी मेथड इसे कहते हैं। टोसिक यूज़ करते हैं, टोटल ऑक्सी रेडिकल सिक्वेंजिंग कैपेसिटी मेथड से कहते हैं। PSC यूज़ करते हैं, पर ऑक्सी रेडिकल सिक्वेंजिंग कैपेसिटी मेथड से कहते हैं। और फ्रैप यूज़ करते हैं, फेरिक रिड्यूसिंग एंटीऑक्सीडेंट पावर मेथड से कहते हैं। हेल्थ इफेक्ट अगर देखें तो ये डिजीज़ को ट्रीट यूज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है, डिजीज़ से प्रिवेंट करने के लिए हम इन्हें यूज़ करते हैं। फिजिकल एक्सरसाइज के लिए, एडवर्स इफेक्ट्स को मिनिमाइज़ करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। ये क्या करता है, फ्री रेडिकल जो हमारी बॉडी में डैमेज सेल्स होते हैं ना, फ्री रेडिकल एंटीऑक्सीडेंट उन डैमेज सेल क्यों होते हैं, फ्री रेडिकल्स की वजह से होते हैं ना, तो उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ होता है। प्रमोट करता है हेल्दी सेल की ग्रोथ को। उसके बाद ये प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट प्री मैच्योर और एबनॉर्मल सेल्स के। उसके बाद ये फाइट करता है अगेंस्ट मॉलिक्यूलर डिजनरेशन के। उसके बाद ये प्रोवाइड करता है एक्सीलेंट सपोर्ट, बॉडी को इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करता है और इफेक्टिव डिजीज़ के अगेंस्ट इफेक्टिव वर्क करता है। हम इसकी मेजरमेंट और लेवल हमारे पास इनका फूड में क्या होना चाहिए। तो हम जो एंटीऑक्सीडेंट है ना, हम इसको जब यूज़ करते हैं ना, तो ये इनकी और ये क्या होता है, फूड साइंस में ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी ये एक स्टैंडर्ड होता है, जिसके ज़रिए हम देखते हैं कि हमारे पास जो हम मटेरियल यूज़ करते हैं उसमें इसकी कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, कितनी क्वांटिटी में फूड जूस और फूड एडिटिव्स में हम कितना एंटीऑक्सीडेंट को ऐड कर सकते हैं, उतना उसे किया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट डिफरेंट अमाउंट में पाए जाते हैं, वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में, ग्रेन्स में, सीजर्स में, एग्स में, लेग्यूम्स और नट्स वगैरह में। उसके बाद ये लॉन्ग टर्म स्टोरेज और प्रोलॉन्ग कुकिंग वगैरह में भी हम यूज़ करते हैं। लाइक विटामिन सी को हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम यूज़ करते हैं, और डिफरेंट कुकिंग की चीज़ों में जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं उनमें भी किसी न कहीं ना कहीं एंटी ऑक्सीडेंट को हम यूज़ कर रहे होते हैं।
उसके बाद ये स्टेबल होते हैं। उसके बाद पॉलीफिनोलिक एंटीऑक्सीडेंट फूड सच एज होल व्हीट सीरियल्स एंड टी में पॉलीफिनोलिक एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। अब हमारे पास नेचुरल कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं लाइक विटामिन सी फ्रूट्स फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल में पाया जाता है। विटामिन ई वेजिटेबल्स में से हम हासिल कर सकते हैं। पॉलीफिनोलिक एंटीऑक्सीडेंट टी कॉफ़ी वगैरह में होता है। कैरोटीनॉइड्स फ्रूट वेजिटेबल्स एंड एग्स वगैरह में होता है। अब हम इसका यूज़ अगर देखें तो इसे हम इसकी जो है ना फूड प्रिजर्वेशन के लिए भी हम यूज़ के इसके एप्लीकेशन है डिफरेंट, और इसे इंडस्ट्रियल इसके यूजेस भी हैं। अगर हम इसके देखें फूड प्रिजर्वेशन के लिए इसके यूजेस देखें तो एंटीऑक्सीडेंट यूज़ होता है। फूड एडिटिव हेल्प, ये फूड को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। ये क्या करता है, ऑक्सीजन और सनलाइट जो दो मेन फैक्टर हैं, इनको क्या करता है, इनको नॉर्मलाइज करता है। उसके बाद नेचुरल प्रिजर्वेशन के लिए हम विटामिन सी और विटामिन ई को यूज़ करते हैं, और हमें पता है ये दोनों एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर भी यूज़ होते हैं। उसके बाद सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट कुछ होते हैं लाइक प्रोपाइल गैलेट होता है, टर्शरी ब्यूटाइल हाइड्रोक्विनोन है। ये सारे वो हैं जो कि सिंथेटिकली हम प्रिपेयर करते हैं, यानी कि लैब वगैरह में इन्हें प्रिपेयर करते हैं। ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन है। और जो अनसैचुरेटेड फैट्स ड्राइंग स्मोकिंग साल्टिंग और फर्मेंटिंग, ये जो अनसैचुरेटेड फैट्स ड्राइंग स्मोकिंग साल्टिंग और फर्मेंटिंग में भी फर्मेंटिंग से भी प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट को यूज़ करते हैं। उसके बाद इंडस्ट्रियल यूज़ पे हम इन्हें इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इन्हें एज अ स्टेबलाइजर यूज़ किया जाता है फ्यूल लुब्रिकेंट्स में, जो कि हमें ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करने के लिए हम इन्हें यूज़ करते हैं। क्योंकि इसमें रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ हो रहे हैं ना, तो वो क्या करेंगे, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और दूसरे को रिड्यूस कर देंगे। तो इसलिए पॉलीमराइजेशन को प्रिवेंट करने के लिए, इनके रिएक्शन ना होता जाए चेन और प्रोडक्ट बनते ही ना जाए, उनसे प्रिवेंट करने के लिए भी हम इन्हें यूज़ करते हैं। तो ये हमारा था एंटीऑक्सीडेंट। ये वाला हमारा कंप्लीट हो गया। कल अगर आप नोट्स लेके आएंगे तो ये वाली जो है ना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, ये सिंपल आपको सिर्फ बताने के लिए था। वही टोपोफिरोल का विटामिन सी वो हमने नीचे पढ़ लिया, वैसे भी इसकी ज़रूरत नहीं। स्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी ये भी नीचे हम पढ़ चुके हैं, तो इस वजह से दोबारा इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये मैं 2 स्लाइड्स इसके अंदर से निकाल दूँगी।